तो लास्ट जो मैंने आपको कराया था वर्ड में दो सवालात रह गए थे मेरे ज़हन में, बाद में आए। वो दो सवाल ये रह गए थे कि अब जो वर्ड है इस टाइम ये किस चीज से स्टार्ट होता है, कौन सी कमांड इसको स्टार्ट करती है इस टाइम जो लेटेस्ट वर्ड है। ऑप्शन में मैं दे रहा हूं आपको, सिर्फ वर्ड, ऑफिस वर्ड, एमएस वर्ड या विन वर्ड। वर्ड, ऑफिस वर्ड, एमएस वर्ड के विन वर्ड, ये ऑप्शन है कि तो विन वर्ड से जो है वो स्टार्ट होता है। नंबर दो, दूसरा सवाल जो इसका इंपॉर्टेंट था, जो कल रह गया था, वो ये था कि इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये जितने भी आपने यूज किए, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब के लिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड की जो एक्सटेंशन है ये है डॉक, DOC, डॉक। डॉक मीन डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। और 2006 तक डॉक होती थी, डॉट डॉक यानी फुल स्टॉप डॉक, ये एक्सटेंशन होती थी जो वर्ड की फाइल के साथ लगती थी। कौन सी? 2006 डॉट डॉट डॉक। 2007 में ये चेंज हो गई डॉक एक्स के नाम से, यानी इजाफी एक्स लगा दिया। और 2007 से अब तक यही चल रहा है। डॉट एक्स किसमें जी बेटा, डॉट डॉट एक्स, डॉट डॉट तो होता है, कोई भी फाइल होती है ना किस नाम की, उसके साथ जब एक्सटेंशन लगाते हैं तो बीच में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, वो फुल स्टॉप है ये डॉट, ठीक है। आगे डॉक वर्ड की फाइल के लिए जी, वर्ड की फाइल के लिए, और साथ एक्स जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 2007 से ऑनवर्ड जितनी भी फाइलें हैं वो एक्स के साथ है। ये तो था वर्ड का जो पुराना सवाल था। आप दोबारा आए, मैं आपके लिए बता दूं, वर्ड जो है ये विन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, याद रखना। और इसकी जो एक्सटेंशन है मौजूदा वो डॉक एक्स है, ठीक है। पुरानी 2006 से सिर्फ डॉक यूज होती है। अब आगे चलते हैं, पहले 5 सवाल हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, ये साथ साथ 5-5 सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, 25-30 सवाल होंगे ये रोक लो आपके, तब तक पूरे हो जाएंगे। हाँ, वर्ड पूरा है। अब मैंने शुरू कराना है एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है, लेकिन ये पहले 5 सवाल आपको करवा के फिर उसके बाद एक्सेल और पावर पॉइंट शुरू करें। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के आप 25-30 सवालों की जगह छोड़ दें, छोटे छोटे सवाल हैं और ये सारी थ्योरी होती है। तो पहला सवाल, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग होती क्या है। इसकी कोई बुक नहीं आई मार्केट में, ये ज़हन में रखिएगा, मार्केट में इसकी कोई किताब नहीं है। आप चले जाएं जाके कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, कहेंगे क्या है, कोई किताब नहीं है इसकी। वैसे भी जितनी भी किताबें आई हैं वो सारी माठी हैं जो कंप्यूटर के लिहाज से हैं, क्योंकि सारी मैंने देखी हुई है, कोई किसी को कोई पता नहीं है क्या काम कर रहे हैं। इधरों नकल मार दें, उधर जाके अपना नाम डाल दें, जाके किताब लिख दें, ठीक है जी। और वही अपनी एकेडमी में लगी हुई है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं सुबह के टाइम जिनको जहाँ पे पढ़ा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो ये काम, क्योंकि मुझे तो पता है उनको भी सारा
कंप्यूटर का लाके मेरे सामने रख दिया जी ऐसे ही करो, 500 गलतियां ही हैं सब कुछ। तो वो किताब मेजोरिटी यही कर रही कि 99% जो है अपना नाम लगाया, अपने बच्चों का नाम लगाया, किताब छाप, और वही किताब अपनी मार्केट में आ गई, और मार्केट में चले ना चले एकेडमी में तो चल रही है। सर इंग्लिश ग्राफिक्स के जो मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या आपको जो लग रहे हैं आएंगे उसके वही करा रहा हूँ बेटा, ऐसा अलावा और मैं की कराना है। देखो 2 सवाल रह गए सर, मैं आगे पहले तनु 2 दसें कि ये 2 सवाल लाजमी है, तो मुझे पता है कौन से सवाल है, क्या आना है क्या नहीं आना। मैंने ये आपको बताया कि ये तो इतना लंबा कोर्स है, अगर हम आप उससे प्रैक्टिकली साल समझते जाए ना, 1 साल, तो तब भी कम है। ठीक है, प्रैक्टिकली विद प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं जो काम करवाता हूँ विद प्रैक्टिकल करवाता हूँ। ठीक है, तो आपका चूंकि प्रैक्टिकली आना एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें पीपीएससी का जो है वो प्रैक्टिकली आता है, तो वो मैंने फोन नंबर आपको लिख दिए हुए हैं, जब आपको कभी जरूरत पड़े कभी कंप्यूटर के सवाल कैसे आएंगे? कंप्यूटर के सवाल ऐसे आएंगे जो मैं लिखवा, हाँ इसी तरह के सवाल, और कोई सवाल नहीं है, तो बाहर नहीं आता था कोई सवाल। ठीक है, वो अलग बात है, मेरे पास टाइम मुझे कम दिया गया, वो एक अलग चीज है। तो जनाब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग ये एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ हम पावर पॉइंट और ये 5 सवाल इसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में करेंगे, क्योंकि आखिरी दिन में मैंने आपको अगर ये काम करवाया ना, आप कहेंगे ओ जी की तुसी लिखाई दो, तो मैंने सानू ला देता, समझाया तो कख भी नहीं, तो इसलिए ये थ्योरी है थोड़ी सी, तो वो रोजाना को 5 करते हैं, तब तक मुकम्मल हो जाएंगे 3-4 दिन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है क्या? इसको कहते हैं ERMS, ERMS इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका नाम है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। most simplest form raw facts and figures, इसको हम डाटा कहते हैं, इसका डाटा। सिंपल फॉर्म रा कहते हैं खाम माल, चीज तैयार होने से पहले जो चीज होती है उसको खाम माल कहा जाता है। जब वो तैयार हो जाती है वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है, तो जो खाम चीज होती है उसको डाटा कहते हैं। अगर उसी डाटा को प्रोसेस कर दें तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो प्रोसेस ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब 5 सवाल। पहला सवाल, आर वॉइस मेल अ रिकॉर्ड? आर वॉइस मेल अ रिकॉर्ड? क्या जो हम बोलते हैं ये एक रिकॉर्ड है? आर वॉइस मेल इज अ रिकॉर्ड? आंसर, यस they are. They should reduce some physical form. इसी के आगे explanation. Yes, they are. They should be reduced some physical form so that they can be handled. नंबर 2, अब इसको मैं तरीका बता देता हूँ, ये क्या कहना क्या चाह रहा है इसमें,
उसने कहा क्या हम जो बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड है, वॉइस मेल जो आप भेजते हैं मोबाइल से, आप रिकॉर्ड करके भेजते हैं चीज को, तो क्या ये रिकॉर्ड है कि नहीं है। अदालत भी इसको मानती है कि जी हाँ ये रिकॉर्ड है, मानना शुरू हो गई है। आप मोबाइल पे फिल्में उतार के भेजें, अदालत में से दिखा दें तो वाकई कहेंगे हाँ जी आप सही कह रहे हैं। तो वॉइस मेल भी अगर है तो वॉइस मेल जो है इसका भी बकायदा ये टेस्ट होता है जिसको आप कहते हैं फ्रांजिक टेस्ट। हाँ जी, फ्रांजिक रिपोर्ट कहते हैं ना जी। आई तो वो वॉइस को भी चेक कर लेते हैं ये नकली है कि असली है। ठीक है जी। तो वो वॉइस मेल अगर फिजिकल फॉर्म में आ जाए, फिजिकल फॉर्म होती है उसको पेपर पे आप कन्वर्ट कर लें डाटा को, या किसी भी रिकॉर्ड की शक्ल में कन्वर्ट कर लें जिसको आप हैंडल कर सकें, तो वो जो है वो आपका रिकॉर्ड बन जाए। तो वो वॉइस मेल जो है ये एक रिकॉर्ड भी है। नंबर 2, द ऑर्गेनाइजेशन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पेपर देना है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग ये जेब में रखिएगा, बाकियों में नहीं है, शायद एक आधे में हो लेकिन मोस्टली तहसीलदार और नायब तहसीलदार। नंबर 2, द ऑर्गेनाइजेशन हैज नो ऑर्डरिंग ऑफ रिकॉर्ड। The organization that has no ordering of record is called heap file organization. heap file organization आंसर होगा heap file organization, ये आंसर है। ये क्या होता है heap file organization? देखिए आप एक रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड रख के आपने फेंक दिया, स्टोर में फेंकी गए सारे रिकॉर्ड, तो बेतरतीबे सुटी जो, तो वो जो ढेर इकट्ठा हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइलों का ढेर। ठीक है, उसको हम हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नंबर 3, द ऑर्गेनाइजेशन in which record are stored in logical order. Record are stored in logical order is called सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्वेंशियल होता है जिसमें आप एक तरतीब से फाइलें लगा दें, तो उसके अंदर कंप्यूटर में जब तरतीब से लगती है तो उसको सिक्वेंशियल कहते हैं, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइलों को मंतकी तरतीब लगाना। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, तो 2 सवाल रह गए। In hashing organization, a hash function in hashing organization, a hash function is calculated on sum तो हैश फंक्शन क्या होता है? इसका आंसर होगा एट्रीब्यूट ऑफ ईच रिकॉर्ड। तो हैश फंक्शन को आप एट्रीब्यूट लगा देते हैं। एट्रीब्यूट होता है कोई ना कोई निशानी आपने लगा दी। हैश फंक्शन आपको पता ही है, इक्वल के साइन को आप काट देते हैं,
ठीक है जी, तो वो आपका हैश फंक्शन बन जाता है। तो कोई ना कोई आप 1 2 3 7 आपको लिख देते हैं, तो इसको हम हैश फंक्शन कह देते हैं। तो इसके लिए एट्रीब्यूट ऑफ ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड जो है उसका एट्रीब्यूट कहलाता है, ईच रिकॉर्ड। आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है 5वां, द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, the sequential file organization is stored the sequential file organization is stored according to the value of आंसर होगा सर्च की, सर्च की। तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस वैल्यू के मुताबिक होती है? सर्च की के लिहाज। सर्च की लिहाज क्या है? सर्च की मिसाल के तो आपने रिजल्ट कार्ड तैयार कर लिया, तो एक रिजल्ट कार्ड तैयार किया, एक में रोल नंबर लगा दिया, नाम लगा दिया। तो अगर आप रोल नंबर के लिहाज से सर्च की करना चाहते हैं तो रोल नंबर 1 कहेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, 2 कहेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, 3 कहेंगे उसका सारा रिकॉर्ड आ। इसी तरह नाम के लिहाज से भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो नाम में तो वल्दियत भी चेंज हो सकती है कि वल्दियत किसी एक ही नाम के कई बेशुमार स्टूडेंट हैं, तो उसमें फिर वल्दियत भी आपको, लेकिन रोल नंबर तो सबका सेम तो नहीं होगा ना, वो तो सबका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो रोल नंबर है वो आपकी एक सर्च की बन गई कि आपके लिए इजी हो जाएगा उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना। तो ये तो था जी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। अब आ जाते हैं आपके असल टॉपिक की तरफ, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो पहले क्या स्टार्ट करा दूं? एक्सेल करवा दूं फिर पावर पॉइंट? चलो एक्सेल पहले कर। एक्सेल एक मुश्किल काम है क्योंकि इसमें फार्मूले ज्यादा यूज होते हैं, और कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ हद तक इसको बयान कर सकूं अच्छे तरीके से। और एक्सेल हेडिंग एक्सेल और इसके अलग नोट्स आपने बनाए। पुराना नाम एक्सेल का क्या था? एक्सेल का पुराना नाम, ओल्ड नेम ऑफ एक्सेल, पुराना नाम विजिकॉल था। विजिकॉल पुराना नाम एक्सेल का। इसको पेरेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं ऑफ एक्सेल, इसको ओल्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं एक्सेल का। पेरेंट भी है, ओल्ड भी है। इसको फर्स्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं एक्सेल। तो विजिकॉल पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान के अंदर जो आया वो था लोटस। ये एक्सेल का पुराना नाम है, लोटस। ये हम लोगों ने यूज किया हो, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं। लोटस 1 2 3 इसको कहते हैं। इसकी एक्सटेंशन 1 2 3 होती थी, एक्सटेंशन भी इसकी 1 2 3 होती थी। कौन सी क्या है लोटस? लोटस क्या है? लोटस एक्सेल का पुराना नाम है, विजिकॉल के बाद आया पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला नाम था। ये कौन सा है? ये किस ईयर में आया था? ये आया था सन 1980। सन 1980। उसके बाद डैनियल और ब्रिकलिन, ये दो साइंसदान थे कंप्यूटर के हवाले से,
इन दोनों ने एक्सेल पे काम शुरू किया। डैनियल ने कोई 70%, ब्रिकलिन ने कोई 30% काम स्टार्ट किया, और इसको जो है वो कहा जाता है कि ये इन्होंने इसका नाम एक्सेल रख दिया। ये सन 1987 में 1987 में जो है वो इसको एक्सेल के तौर पर रिलीज किया। 70% काम डैनियल ने और ब्रिकलिन ने 30% काम इसको किया। लेकिन इसके बावजूद फादर ऑफ एक्सेल इनको नहीं कहा जाता। तो फादर ऑफ एक्सेल जो है चार्ल्स सिमोनाई को कहा जाता है। एक्सेल में कॉलम शुरू में जब एक्सेल आया तो इसमें कॉलम जो थे वो यूज होते थे 256 शुरू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और रोज यूज होती थी 6536 रोज जो है वो इसमें यूज होती थी। 256, और इसको आप समझे कि 2007 से पहले 6536 2007 से पीछे अब आगे 2007 से आगे कॉलम बन गए 16384 16384, और रोज बन गई 1048576 1048576 रोज 576। 2007 से पीछे एक्सेल की एक्सटेंशन जो थी वो थी .xls 2007 से पहले, और 2007 के बाद इसकी एक्सटेंशन बन गई XLS और फिर X। एक्सेल स्टार्ट किस नाम से होता है? तो एक्सेल स्टार्ट होता है सिर्फ एक्सेल लिखने से, और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको साथ। ये भी सवाल आया हुआ है। जहां पे एक्सेल में आप काम कर रहे होते हैं उसको वर्कशीट कहते हैं जी, वर्कशीट या स्प्रेडशीट, जो भी आप उसे कहें। और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट जो है ये वर्कबुक कहलाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट जो है ये क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कबुक जो है ये वर्क स्पेस कहलाती है। वर्कबुक कहलाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट जो है ये वर्कबुक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कबुक जो है ये वर्क स्पेस है। क्या कहलाता है? जी बेटा, शीट क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट वर्कबुक, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कबुक इज वर्क स्पेस।
आप कितनी वर्कशीटें ओपन कर सकते हैं इसमें? ये सवाल स्टूडेंट ने किया था कि आप कितनी शीटें वर्क इसमें ओपन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 3 शीटें होती हैं, यानी जब आप खोलते हैं कंप्यूटर तो आपको सामने वर्क शीट 1, शीट 2, शीट 3 नजर आए। तो बाय डिफॉल्ट 3 शीटें होती हैं, लेकिन आप इसमें सैकड़ों हजारों ओपन कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रोसेसर हैवी हो, रैम हैवी हो, ठीक है जी, कंप्यूटर आपका हैवी हो, तो चाहे आप सैकड़ों क्या हजारों खोल। वैसे जनरली भी जनरली बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर आपको जो शो करवाता है वो 3 करवाता है, ठीक है जी बेटा। हैवी रैम हो, हैवी प्रोसेसर हो, तो ये आप चाहे जितनी मर्जी आगे खोल दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। ये कुछ शॉर्टकट कीज भी बीच में मैं लिखवा रहा हूं, इसके अंदर ही आपकी कवर भी होती जाएंगी साथ। ये कंट्रोल प्लस के, ये सब के लिए है जी, वर्ड के लिए भी, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट असेस के लिए, ठीक है जी। तो कंट्रोल प्लस के किसके लिए? हाइपर लिंक के लिए। वेरी गुड, शाबाश। तो हाइपर लिंक के लिए जनाब इसको हम इस्तेमाल करते हैं, हाइपर लिंक के। अगर आप शिफ्ट और स्पेस बार को इकट्ठा क्लिक कर लें तो ये रो को सिलेक्ट करेगा, स्पेस बार। और अगर आप जो है स्पेस बार को करेंगे तो क्या होगा? रो को सिलेक्ट करेगा। और अगर कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो कॉलम को सिलेक्ट करेगा। कॉलम को सिलेक्ट करेगा। शॉर्टकट की फॉर गो टू टैब, आप एक टैब से दूसरी टैब में जाना चाहें तो आपको F5 दबाना पड़ेगा। एक टैब से दूसरे टैब में आपने जंप करना है, जाना है, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा? F5। और अगर आप कोई ग्राफ जनरेट करवाना चाहते हैं, ग्राफ जनरेट करवाना चाहते हैं तो आपको F11 दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, ये डेट के लिए होता है जनाब, प्लस हैश ये डेट के लिए है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ये टाइम के लिए है। प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ये टाइम के लिए है। सबसे लंबा फार्मूला एक्सेल में इफ का होता है। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू ये भी इफ के फार्मूले में यूज होता है। फॉल्स एंड ट्रू इफ का फार्मूला, कंडीशन लगाते हैं ना आप, या सही है या गलत है, तो उसके लिए आप फॉल्स और ट्रू का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट के लिए एक्सप्लेनेटरी के लिए कमेंट यूज करते हैं। एक्सप्लेनेटरी, टेक्स्ट लिखना हो ना आपने, मिसाल के तौर पर इसमें हम इसको यूं समझें कि आपने एक फाइल भेजनी है और आप उस पर कुछ अहम चीज लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी क्या करते हैं कि एक स्टिकी नोट लेते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी का जिस पेज पे आपने टॉपिक लिखा हो वहां पे वो स्टिकी नोट स्टेपल कर देते हैं या लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में हम स्टिकी नोट्स कैसे लगाएं? तो
उसके लिए एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट में जाके, कमेंट में जाके आप स्टिकी नोट्स लगा दें। एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट और कमेंट में जाके आप स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। स्टिकी नोट्स अगर एक्सेल के अंदर 3D का इस्तेमाल हो, 3D का, तो फिर इसको हम स्पैन वर्कशीट कहते हैं। स्पैन, SPAN, स्पैन वर्कशीट, जिसमें 3D का इस्तेमाल होगा। 3 डायमेंशन आप देख सकेंगे, ऐसी वर्कशीट को स्पैन वर्कशीट कहा जाता है। ये लेटेस्ट एक्सेल में आया है ये सवाल। एक फार्मूला यूज होता है ट्रांसपोज, तो यही वो मैथ वाला फार्मूला है जिसके मानी होते हैं रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। ठीक है, मैथ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम को रो बना देना या रो को कॉलम बना देना। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोज। इस अमल को ट्रांसपोज का नाम दिया जाता है। 400% इसमें वैलिड जूम नहीं है। वैलिड जूम फिर इसमें कितना है? 500% होगा, लाजमी बात। जी बेटा 400 नहीं होगा। 400 is not a valid zoom in Excel. Oh, sorry. 400 is a valid zoom in Excel. Valid zoom, not name. is a valid zoom in Excel. अच्छा जी, PMT इसको हम कहते हैं पर मंथ मोर्टेज। पर मंथ मोर्टेज ये किस मकसद के लिए यूज होता है? आपने बैंक से कर्जा लेना है, तो आप अपनी जायदाद जो है वो बैंक में उसके कागजात रहन रखवा देते हैं। उसके बदले में वो आपको उसके ऊपर जो है वो सूद जो है वो लगा के दे देता है कि भाई ये इतना सूद जो है वो आपने पे करना है। तो उसको निकालने के लिए जो कमांड यूज की जाती है उसको हम PMT कहते हैं, पर मंथ मोर्टेज। पर मंथ मोर्टेज। फार्मूले के अंदर फार्मूला यूज हो रहा हो तो ऐसे फार्मूले को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। फार्मूला इनसाइड another formula, that is called as a nested function. याद रखें, जो मैं बात करने लगा हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। एक्सेल के अंदर टोटल का फार्मूला नहीं होता। एक्सेल के अंदर AVG का फार्मूला नहीं होता। एक्सेल के अंदर टोटल का फार्मूला नहीं होता, तो एक्सेल के अंदर AVG का फार्मूला नहीं होता। AVG जो है ये हाँ फुल लिखना पड़ता है जनाब। एवरेज AVERAGE। हाँ जो भी आप, हाँ एवरेज का मतलब होता है कि जितनी रकमें हैं उनको जमा कर लो, उतने पे डिवाइड कर दो। जितनी रकमें हैं उनको जमा कर लो और उतने नंबर्स पे डिवाइड कर दो जितनी रकमें हैं, उसको हम एवरेज कहते हैं। तो AVG नहीं होता, बल्कि पूरा आपको क्या लिखना पड़ता है? एवरेज लिखना पड़ता है। टोटल इसमें यूज नहीं होता, तो इसमें सम यूज होता है।
होता तो है ना लास्ट में। हाँ नहीं, टोटल होता तो है लास्ट में, लेकिन टोटल फार्मूला नहीं है। टोटल होता तो है लास्ट में, पर टोटल फार्मूला नहीं है। तो फार्मूले के लिए कौन सा टोटल यूज करते हैं आप? सम, SUM। या अगर आपने एक्सेल को खोला हो और उसको कभी पास से देखा हो तो एक सिग्मा का निशान होता है, इसको कहते हैं ऑटो सम। इस निशान को क्लिक कर दें तब भी टोटल हो जाता है, या सम या ऑटो सम। 90% फार्मूले जो हैं एक्सेल के अंदर, इसमें कॉलम यूज करते हैं आप। जहां पे भी आपने रेंज देनी हो ना, रेंज कभी इतने यहां से लेकर मैंने यहां तक टोटल करना है, तो आप कॉलम का इस्तेमाल करें। बीच में कॉलम लग जाएगा। जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट करने का फार्मूला क्या होता है? कंट्रोल A। ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या है, उसको रेंज मिल जाती है, तो वो दरमियान में खुद ही कॉलम लगा देता है। लेकिन कुछ फार्मूले हैं जिनमें कोमा लगता है। कुछ फार्मूले हैं कि जिसमें क्या लगता है? कोमा लगता है। जैसे याद रखें कि एक्सेल में डायरेक्ट फार्मूला नहीं चलेगा। तो फार्मूला फिर कैसे चलेगा? बराबर का साइन पहले डालेंगे और उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, यहां पे मैं कोमा यूज कर रहा हूं। पावर में कभी भी कॉलम यूज नहीं होगा, तो यहां पे कोमा यूज होगा। तो बराबर है पावर 2,3। ठीक है जी, और एंटर कर दूं तो इसका जवाब आ जाएगा 8। 2 को 3 दफा जरब दो तो बनता है कितना? 8। सेमी कॉलम और इक्वल हम साथ यूज कर सकते हैं नहीं? सेमीकोलन और इक्वल आप यूज कर देखिए। इक्वल तो स्टार्ट में आपने यूज करना है बस, ठीक है। उसके बाद फार्मूला जब आप इफ का यूज करेंगे तो उसमें तो सेमीकोलन यूज होता है, कोमा भी यूज होता है। वो फार्मूला इतना लंबा होता है कि उसमें आप यूज करना पड़ता है। आपको कोलन भी यूज करना पड़ता है, कोमा भी यूज करना पड़ता है, सेमीकोलन भी यूज करना पड़ता है। तो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, कितना टाइम रह गया है? क्योंकि मैंने पावर पॉइंट भी करवाना, 20 मिनट्स रह गए। तो आप सो रहे थे? क्लियर? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया? अच्छा, ये जो मैंने आपको कॉलम लिखवाया ना 16,384, याद है? इसके ऊपर एक सवाल भी आया हुआ है। 16,384 का आखिरी कॉलम को क्या कहते हैं? तो आखिरी कॉलम को कहते हैं XFD। ये उसका नाम है आखिरी कॉलम का। 16,384 को XFD भी कहते हैं, ये याद रखना। XFD। फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन। कोई पूछे फार्मूला क्या है, डिफाइन करो फार्मूले को। तो फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है फार्मूला। और फंक्शन को अगर कहे कि डिफाइन करो तो फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला। फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन और फंक्शन इज प्री डिफाइंड फार्मूला। फार्मूला एक वजाहत है, जबकि फंक्शन जो है इसको पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। तो प्री डिफाइंड फार्मूला।
देखें, जब आप कोई फंक्शन यूज करते हैं ना, तो उसमें फार्मूला आप पहले ही प्री डिफाइन कर देते हैं कि यहां से लेकर मैंने यहां तक रेंज लेनी है, तो उसको पहले ही डिफाइन कर दिया कि भाई इसके अंदर ही काम होना है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड फार्मूला, आप इसको जो है, तो फार्मूला जो है वो तो एक्सप्रेशन है, वो आप जिस चीज को वजाहत से बयान कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फार्मूला, उसको हम फार्मूला कह रहे हैं। अच्छा जी, इसमें मुख्तलिफ जो है ना, वो आप फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। बताना मेरा फर्ज है, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जी फंक्शन आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं। फंक्शन आप इसमें ये यूज कर सकते हैं कि बराबर का साइन डालें आप। पहले आपने कोई रकम जमा करनी है, सपोज, तो जमा कर लें, ठीक है जी। बीच में माइनस करना है तो माइनस कर दो, ठीक है। जरब देनी है तो किसी से जरब दे दो, तकसीम करना है तो किसी पे तकसीम कर दो, जो आपका दिल करता है। इस तरीके से आप लिख के जमा जरब तकसीम, ये सारा काम आप एक्सेल में कर सकते हैं। जमा जरब तकसीम, सिर्फ क्या है, बराबर का निशान पहले लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला नहीं लगाएंगे जी बेटा, सम या डिवाइड वगैरह जो भी मतलब हो रहा है, हाँ हाँ, उसका फार्मूला नहीं लगाएंगे? नहीं, ये तो फार्मूला तो नहीं, ये तो डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन की, ठीक है। अगर आप फार्मूले में यूज करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जनाब, वो लेकिन थोड़ा काम लंबा हो जाएगा, तो वो आपको एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड बना के मैं बता देता हूँ, ताकि इसको खत्म करते हैं और इसकी जगह फिर दूसरा यूज करते हैं। एक रिजल्ट कार्ड हम बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। आप एक तरफ लेते हैं जी रोल नंबर 1 2, आप यहाँ पे लेते हैं जनाब नेम, अली और असलम, कोई भी नाम ले लें, नंबर कोई भी डाल दें जनाब, मैं सबके सेम ही डाल देता हूँ, जमा करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऊपर लिखा होता है एबीसी, याद है? यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3, जो कॉलम होते हैं ना ये 1 2 3 को शो करते हैं, सॉरी रो 1 2 3 है, कॉलम एबीसी को शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपने नंबर लगा दिया। अब आपने जो है वो इसको ऐड अप करना है, ठीक है। दो तरीके हैं। अब जैसे इन्होंने कहा जी फार्मूला कैसे लगाएंगे, वो मैं फार्मूला लगाना आपको सिखा, बराबर का साइन लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे सम। अब आपने जमा किसको करना है, सी को, और यहाँ पे डी को, ठीक है। इधर देखेंगे तो ये C1 होगा और D1 होगा, ठीक है। C1 और D1, रेंज आपकी क्या बनी, C1 से D1, ठीक है। एंटर कर देंगे तो ये आपका सम हो गया। एक जब सम हो जाए उसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लें, बाकियों का भी सम हो गया। समझ आई कि नहीं आई, कि जेडी आई वो भी गई, आ गई है, चलो शुक्र। सम C1, उसके बाद कॉलन और उसके बाद D1, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये आपका सम का आंसर आ जाएगा। नहीं करना इस चक्कर च नहीं पैना, वही तरीका है कार जो मैंने दसिया कि कोने के ऊपर बनिया होगा ऑटो सम, क्लिक करें उसी टाइम सम, ठीक है जनाब, काफी है जनाब। अब आगे पावर पॉइंट पे, लेकिन मुझे अगर आप पूछें इतने पीरियड में मैं मुतमईन नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम जो है वो ज्यादा से ज्यादा करवा सकते। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो है ये
हेडिंग लिखें पावर पॉइंट। कल हम करेंगे पावर पॉइंट के बाद आता है असेस। असेस कल हम असेस करेंगे और असेस के साथ करेंगे रोम रैम और स्टोरेज एरिया। ठीक है, रोम रैम और स्टोरेज एरिया यानी कि कहाँ किस किस कैसे स्टोर करते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं, जीबी लगाते हैं, एमबी लगाते हैं, केबी लगाते हैं, तो ये कैसे है, ये रोम रैम और असेस करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट पीरियड होगा आपका 5वां, उसमें टोटल नेट होगा। ठीक है जी, टोटल नेट उस दिन पूरा हम नेट ही करेंगे। नेट भी एक खासी डिटेल है, लेकिन कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट उसमें भी आपको जो है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो जो है ना जी पावर पॉइंट, ये दो बंदे थे, रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन। ये दो बंदे, इन्होंने डिस्कवर किया था जी पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जब बनाया गया तो इसका नाम था प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम 1984 में इसका नाम प्रेजेंटर रखा गया पावर पॉइंट को, और 84 में प्रेजेंटर, और 1987 में ये पावर पॉइंट आया। पावर पॉइंट जो है ये जैसे कि रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन, ये नाम कैसे पड़ा पावर पॉइंट? तो रॉबर्ट गैस्किन नहा रहा था, टेकिंग अ बाथ इन अ वॉशरूम, तो वहां पे इसको समझ आई कि इसका नाम जो है क्या रखना चाहिए, पावर पॉइंट। ठीक है जी, तो बाथ के अंदर शावर लेते हुए इसने इसका नाम जो है वो पावर पॉइंट रखा। उस टाइम इसको पावर आ गई होगी तो उसने कहा होना है कि जनाब इसका नाम पावर पॉइंट रखा। ठीक है जी, तो कहा ये जाता है पावर पॉइंट जो है ये स्लाइड बनाने के काम आता है, यानी इसमें आप स्लाइडें बनाते हैं। ये जो टीवी के नीचे केबल में नीचे जो पट्टी चल रही होती है, ये सारी पावर पॉइंट में होती है। और कहा यह जाता है कि जितनी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं उसको जब आप बना के देते हैं ना कोई भी चीज, तो आप स्लाइड में बना के देते हैं। ठीक है, तो कहा यह जाता है कि 15 मिनट में 25 स्लाइडें होंगी तो ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी। 15 मिनट में अगर 25 स्लाइडें नजरों के सामने से गुजरे तो ये ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा असर छोड़ती है। वो क्यों? अगर इसको कम कर दें तो वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा, इसको ज्यादा कर दें तो जरा फास्ट होगा। ये कैलकुलेटेड चीज उसने निकाली है कि जी 15 मिनट में 25 स्लाइडें बना के आप चला दें तो ये एक अच्छा तासुर जो है वो सामयिक पे पड़ता है। पावर पॉइंट क्यों डिफरेंट है बाकियों से? पावर पॉइंट इसलिए डिफरेंट है बाकियों से कि पावर पॉइंट जो है ये इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल की जा सकती है। बाकियों में नहीं आप करते, ऑडियो वीडियो इसमें शामिल हो जाती है, तो इसलिए ये ज्यादा पुरअसर हो जाता है, ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा समझ आती है और ज्यादा बंदा जो है वो इसको पसंद करता है। इसीलिए मल्टीनेशनल में पीछे म्यूजिक लगा देते हैं और आगे जो है वो इसको जो है वो लगा देते हैं।
साउंड की फाइल को जनाब इसमें कहा जाता है वेव फाइल डॉट, उसकी एक्सटेंशन डॉट वेव होती है, साउंड की डॉट वेव, साउंड की फाइल जिसमें साउंड लगा हुआ होता है, और जिसमें कोई ग्राफ वगैरह यूज हो रहा हो तो वहां पे डॉट GIF ग्राफ के लिए, और ग्राफिक के लिए डॉट GIF है, साउंड के लिए डॉट WAV है। और इसमें सवाल आया है कि जी बेस्ट फॉन्ट पावर पॉइंट में कौन सा है, यानी सबसे अच्छा फॉन्ट कौन सा आपको नजर आ रहा है। तो सबसे अच्छा फॉन्ट जो है वो सैंस सेरिफ फॉन्ट, सबसे बेहतरीन फॉन्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट। और जो वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है वो वर्दाना फॉन्ट है, वर्दाना। वेब डिजाइनिंग के लिए वर्दाना फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वर्दाना VERDANA, वर्दाना। वीडियो भी जी बेटा, साउंड और उसकी वजह से ग्राफिक्स ही, और वीडियो जो उसमें हम करेंगे वीडियो, उनकी एक्सटेंशन क्या होगी? MID, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहलाता है। MID फाइल होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसमें भी लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है, इसमें लैंडस्केप और जो है ना पोर्ट्रेट, यानी चौड़ेदार और लंबेदार। पोर्ट्रेट होता है लंबाई के रुख, स्लाइड आपने देखनी है, और लैंडस्केप होता है चौड़ाई के रुख, अगर आपने स्लाइड देखनी है। तो अगर आप चौड़ेदार बाय विड्थ वाइज तो आप लैंडस्केप यूज करेंगे, और अगर हाइट वाइज तो आप पोर्ट्रेट यूज करेंगे। याद रखें पेपर में उन्होंने घुमा के सवाल दिया था, उसी सवाल को मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। उस सवाल ये दिया था उन्होंने कि बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट को जब आप खोलते हैं तो पेज लैंडस्केप आता है कि पोर्ट्रेट आता है? बाय डिफॉल्ट जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो क्या आता है, लैंडस्केप के पोर्ट्रेट? हाँ, क्या आएगा? लैंडस्केप आएगा। तो लैंडस्केप जो है यानी चौड़ेदार जो है वो आपकी स्लाइड जो है वो आएगी। और इसी सवाल को एक दफा उन्होंने यूं दिया, अगले दफा अगले साल जब पेपर हुआ तो इस सवाल को चेंज करके उन्होंने ये बनाया। वो सवाल भी लिख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट नोट पेज, हैंड आउट, और नोट लाइन, नोट पेज, नोट लाइन और हैंड आउट, ये तीन किस्में हैं जनाब आपकी इसकी स्लाइड की। तो ये तीन, जब इन तीनों का नाम आ जाए तो फिर पोर्ट्रेट आएगा।
और अगर इनका नाम ना यूज हो तो फिर स्लाइड लैंडस्केप हो। ये फर्क ज़हन में रख लीजिए। नेम आया तो क्या यूज होगा? लैंडस्केप। सरनेम मतलब ये तीनों नाम आ जाए तो पोर्ट्रेट है, ना आए तो लैंडस्केप। सब तीनों में से कोई एक नाम आए तो तीनों में से कोई एक नाम आ जाए तब भी वो जो है पोर्ट्रेट ही आए। अच्छा जी, मैक्सिमम परसेंटेज 400 है जी, मिनिमम 10% होती है। जी जी बेटा। अच्छा, इसमें दो चीजों में बंदा जो है वो परेशान हो जाता है। दो चीजें जो है उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। वो क्या? पहली चीज ट्रांजिशन और दूसरी चीज एनिमेशन। इसमें दो चीजें लगती है ना, एक लगती है ट्रांजिशन और दूसरी चीज लगती है एनिमेशन। तो मैं इनमें फर्क बता रहा हूं ताकि आपको वहां पे पेपर में आसानी हो। अगर तो ट्रांजिशन, आप ऑप्शन में ऊपर ट्रांजिशन भी होगा, एनिमेशन भी होगा कोई, और ये अक्सर सवाल आ रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है यही सवाल, क्योंकि बंदे जो हैं वो इसके अंदर जो है वो काफी पजल हो जाते हैं कि मैं ऐसे ट्रांजिशन लगाना है या ऐसे एनिमेशन लगाना है। तो ये सवाल जो है, अगर ट्रांजिशन लगेगा तो ट्रांजिशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, स्लाइडो और उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट लगे। यानी ट्रांजिशन कैसे बनती है? स्लाइडो और उसके ऊपर क्या लगे? स्पेशल इफेक्ट लगे। तो जब स्लाइड होगी स्पेशल इफेक्ट लगेगा तो ये ट्रांजिशन है। और एनिमेशन में क्या होता है? एनिमेशन में ऑब्जेक्ट हो और साथ उसके साथ मोशन आ गया, यानी इसमें हरकत जरूरी आ गई, चीज का मूवमेंट आ गया। तो जब मूवमेंट आ जाए तो ऑब्जेक्ट साथ, आज मैं थोड़ा सा रह गया, मैं मोटी मोटी चीजें आपको बस बता दूंगा। तो इसको जो है वो यूज किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर आप मैक्सिमम किसी चीज को घुमाना हो ना, आप 15 डिग्री तक घुमा सकते हैं, इसे 15 डिग्री तक घुमा सकते हैं पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट में जो टाइम ऊपर स्लाइड के ऊपर टाइम लगाया जाता है, अब ये जितनी केबल में स्लाइडें जो है वो यूज हो रही है ना, तो इसके ऊपर टाइम चल रहा होता है जो आपको नजर नहीं आ रहा होता, वो अलहदा उन्होंने अपने लिए रखा होता है। तो वो जो टाइम ऊपर लगा होता है ना, वो सेकंडों के हिसाब से होता है और वो सेकंडों के हिसाब से पेमेंट लेते हैं। यानी अगर आप चैनल बड़ा हो जैसे जियो है तो ये लाखों में पेमेंट है, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं जो नीचे पट्टी चलती है। अगर ये आपके केबल टीवी है, जो घर के केबल आती है जहां से आपने लाइन ली हुई है, तो वहां पे उनके चैनल में आप लगाते हैं तो ये हजारों में पेमेंट है एक दिन की। ठीक है जी, आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा है और किस तरह लोग जो है वो इसको कमा रहे हैं। तो बस ये खत्म हो गया, तो 2 मिनट से। अच्छा जी, तो ये जो टाइम होता है ना, उसको हम कहते हैं रिहर्सल टाइमिंग। जो उसके ऊपर टाइम लगता है उस टाइम का क्या नाम होता है? रिहर्सल टाइमिंग। ये भी आया हुआ सवाल कि स्लाइड के ऊपर जो टाइम लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो रिहर्सल टाइमिंग जो है उसको कहा जाता है। Which of the following can be used as a background?
बैकग्राउंड में आप कौन सी चीज को यूज कर सकते हैं? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, टेक्सचर, ग्रेडियंट, पिक्चर के ऑल। टेक्सचर, ग्रेडियंट, पिक्चर के ऑल। तो ऑल इज द राइट आंसर। सर ऑप्शन टेक्सचर, ग्रेडियंट, पिक्चर के ऑल। तो बाकी इसमें वही कमांडे हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट है, कंट्रोल बी से बोल्ड है, कंट्रोल सी से कॉपी है, कंट्रोल एक्स से कट है, कंट्रोल वी से पेस्ट, वही सारी कमांडे जो है वो इसमें जो है कंट्रोल जेड से अनडू है, कंट्रोल वाई से रीडू है, ये वही सारी। कंट्रोल पी से प्रिंट आउट है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज है, कंट्रोल एस से सेव है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन है, ठीक है जी। और कल हमने किया था कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट इंक्रीज फॉन्ट साइज, और दूसरी तरफ ब्रैकेट डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है जी। एक और सवाल जो इसमें अक्सर आया है, और शॉर्टकट की ऑफ हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर की शॉर्टकट की क्या होती है पावर पॉइंट में? तो ये होती है आल्ट प्लस वी प्लस एच। आल्ट प्लस वी प्लस एच, हेडर एंड फुटर की शॉर्टकट की एच। और अगर डेट इसमें लानी हो तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, शिफ्ट प्लस डी डेट। और अगर टाइम लाना हो तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। जी बेटा, जी जरूर जाएंगे ना। थैंक यू वेरी मच। ओके।